हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। अभी हम 6 to 12 तक एनसीईआरटी की जो साइंस की पुस्तक है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। अभी हमने 6 क्लास में 3 चैप्टर का विश्लेषण कर चुका हूं। ये 4 नंबर का चैप्टर है जिसके बारे में आप सबके साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रस्तुत करने का प्रयास अभी कर रहा हूँ। सामान्य विज्ञान की पुस्तकें हैं। 6 से 12 तक एनसीईआरटी की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। अभी हमने यहाँ पे 3 चैप्टर के बारे में चर्चा कर दी है। भोजन यहाँ कहाँ से आते हैं, भोजन के घटक और तंतु से वस्त्र तक। ये 3 वीडियो आप लोग को अपलोड कर दी गई है और आपको इसकी अलग लिस्ट बना दी गई है। ठीक है, आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। 4 नंबर चैप्टर है वस्तु के समूह बनाना। तो वस्तु के समूह बनाने में किस तरह की प्रश्न हैं, आइए हम लोग देखते हैं। देखने में क्लास 6 है लेकिन प्रश्न बहुत अच्छी दी गई है। यही सब प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है ना, तो आइए समझते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं क्या बताता है। निम्नलिखित ऊपर विचार करें। ऑक्सीजन, मिट्टी का तेल, सिरका, नींबू का रस। उपयुक्त में से कौन सा जल में विलय है? यानी कि इन तीनों में से आप चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा जो पदार्थ है जल में विलय है, यानी कि जल में मिल जाता है। ऑक्सीजन बिल्कुल मिल जाता है क्योंकि H2O है। सिरका भी मिल जाता है। नींबू का रस भी जल में डालेंगे पूरी तरह से मिल जाएगा। लेकिन मिट्टी का तेल अगर हम लोग जल में डालते हैं तो वो मिलता नहीं है, ऊपर की ओर सतह बना के रह जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को जल में विलय पदार्थ या गैस कहते हैं। ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में विलय हो जाते हैं। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं। ऐसे पदार्थ को जल में अविलय कहलाते हैं। जैसे मिट्टी का तेल जल में अविलय है। जो पानी में पूरी तरह से विलय हो जाता है, घुल जाता है, उसको विलय कहा जाता है। और जो मतलब कि जल में नहीं घुलता है उसको अविलय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील के प्लेट, तेल लगा हुआ कागज, गत्ते का डब्बा और कांच। उपयुक्त में से कौन पारभासी ट्रांसलूसेंट है? पारभासी का मतलब ऐसा होता है जैसे 3 तरह की वस्तुएं होती है। एक होता है पारदर्शी, एक अपारदर्शी और एक पारभासी। पारदर्शी का मतलब कि ऐसा पदार्थ जिससे आमने सामने दिखे वो पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा जिस। ठीक है, और पारभासी का मतलब होता है कि जिससे उस पार की जो वस्तु थोड़ी थोड़ी सी दिखे, पूरी तरह से नहीं दिखे। ठीक है, और एक होता है अपारदर्शी, ऐसा पदार्थ जिससे अगर प्रकाश को गुजारा जाए तो दूसरे साइड में प्रकाश न पहुँचे, यानी कि दूसरे साइड में चीज़ न पहुँचे, तो वो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी वस्तु हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों से पूछ रहा है कि पारभासी कौन सा है। तो तेल लगा हुआ कागज़, यदि किसी पेपर में हम लोग तेल लगा देते हैं और देखते हैं दूसरी साइड की वस्तु तो उतनी स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगी, लेकिन कुछ न कुछ उसकी भाग दिखेगी। स्टील के प्लेट से ये आपको अपारदर्शी हो जाएगी। गत्ते का डिब्बा यानी कि कार्टून का जो डब्बा होगा, कांच होगा, ये सब अपारदर्शी वस्तुएं हैं। लेकिन तेल लगा हुआ जो कागज़ है ये आपको पारभासी है। ठीक है, पारभासी का मतलब आपको बताया कि ऐसा पदार्थ जिससे आंशिक रूप से कहा जा सकता है कि आंशिक रूप से दूसरी साइड की वस्तुएं दिखती है वो पारभासी कहा जाती है। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में भी अच्छे तरीक़ा से दी गई है। वह पदार्थ जिससे आर पार स्पष्ट देखा जा सके उन्हें पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट तथा जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है उसको अपारदर्शी कहा जाता है। बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से आप सबों ने समझा। कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी होता है। कांच जो है ये पारदर्शी पदार्थ है। कांच से, क्योंकि कांच अगर हम लोग बीच में डाल दें तो दूसरी साइड की वस्तु देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। गत्ते का डब्बा यानी कि कार्टून का जो डब्बा होगा अपारदर्शी पदार्थ है क्योंकि वो ढक जाता है, नहीं दिखता है। फिर तीसरे नंबर के एक्सप्लेनेशन का है कि ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है, आंशिक रूप से दिखती है, उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अब आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है।
प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, 2 नंबर में ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। क्या हमारे चारों ओर की जितनी भी वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है? नहीं। कोई एल्युमिनियम का बना है, कोई टंगस्टन का बना है, कोई तांबा का बना है, कोई लोहा का बना है, कोई जस्ता का बना है, कोई एल्युमिनियम का बना है। एक ही पदार्थ से तो नहीं बना है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 होगा ये बिल्कुल गलत होगा। स्पष्ट दिखा है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। अलग अलग लोगों का जो हम लोगों का भावना है अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग पदार्थों का जो फीचर होगा, गुण होगा, अलग अलग हो सकता है। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जैसे चांदी है, एल्युमिनियम है, वो सब चमकदार होते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सत्य नहीं है, क्योंकि सभी पदार्थ अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं, ना कि सभी पदार्थ एक ही चीज़ से बने होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये सही है। इस ऑप्शन को लेके हम लोग बहुत सी प्रश्नों को बना सकते हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कतें नहीं होगी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो और भी हम लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या बताता है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थ से बनी हैं, न कि एक ही प्रकार के पदार्थ से। यानी कि हमने बताया कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं, कोई लकड़ी का है, कोई लोहा का है, कोई एल्युमिनियम का है, कोई तांबा का है, कोई जस्ता का है, कोई सोना का है, कोई चांदी का है, अलग अलग पदार्थों से वस्तु बनती है। तो मुझे विश्वास है कि ये छोटी छोटी सी वीडियो आपके तैयारी में कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देगा। अगर आप प्रॉपर वे में वीडियो देखते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि साइंस की जो क्वेश्चन आती है परीक्षाओं में वो छूटेगी नहीं। उसी तरह से ज्योग्राफी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दी गई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक के बारे में भी मैं धीरे धीरे चर्चा करूंगा। समय के अभाव के कारण पुस्तक डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ, ताकि कोई भी परीक्षा देने से पहले आपको प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा तो मैं और अच्छे तरीक़ा से काम करूँगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।